गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम लोग विधि द्वितीय वर्ष के संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 LLB सेकेंड ईयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 56 रूल ऑफ मार्शलिंग, क्रम बंधन का सिद्धांत, धारा 56 तथा धारा 81 मार्शलिंग सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों का क्रम बंधन, सेक्शन 56 और सेक्शन 81 दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। जैसा कि आप इसके उससे ही समझ रहे हैं कि पाश्चिक क्रेता मतलब बाद वाला खरीदार, क्रेता जो उसको खरीदता है, अर्थात एक ही संपत्ति को, जैसे प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, एक व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी ए और बी, उनमें से वो किसी संपत्ति को मॉर्गेज और या सेल कर देता है। दो या अधिक संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है, उन संपत्ति में से कोई एक वो किसी को बंधक रख देता है या बेच देता है, और फिर उसके बाद वाला क्रेता उसको जो खरीदता है। If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another person, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have the mortgaged debt satisfied out of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the mortgage or person claiming under him or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। अर्थात सेक्शन 56 पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन को बताता है कि अगर दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, इट मीन्स एक व्यक्ति जिसके पास दो से ज्यादा संपत्ति है, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है और फिर उस संपत्ति में से एक या अधिक को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, उन्हीं संपत्ति में से जो उसने पहले किसी के पास बंधक रख दी, उन्हीं में से उन दोनों को या किसी एक को दूसरे व्यक्ति को सेल आउट कर देता है, बेच देता है। हम लोग सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर जब वो दूसरे व्यक्ति को बेच देता है तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता द्वारा उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से जहां तक कि उससे या उसकी तुष्टि हो सकती है तुष्टि कराने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार के या उससे जो भी अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्ति या उस संपत्ति में किसी के प्रतिफलार्थ हित अर्जित करने वाले किसी दूसरे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अर्थात हमें इस प्रकार समझ सकते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए क्रम बंधन से तात्पर्य है कि एक के बाद एक सीरियल नंबर से जो चीज होती है, कि जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो संपत्ति हैं, P1 प्रॉपर्टी और P2 प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, और दोनों जो हैं किसी व्यक्ति के पास वो मॉर्गेज की हुई है, ए व्यक्ति के पास मॉर्गेज है। अब इनमें से P1 और P2 में से P1 संपत्ति मान लीजिए वह किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है और दोनों के बीच में कोई भी और तत्प्रतिकूल संविदा मतलब विपरीत कोई करार नहीं है, तो फिर जिसको बेची गई उसको, जिसको बेच दी गई वह उसे रखेगा। तो अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी दोनों, उसका ये दायित्व बनता है कि वो बंधक ऋण की वसूली दूसरी प्रॉपर्टी से करे, क्योंकि उसके पास P1 और P2 दोनों प्रॉपर्टी जो है जमानत के तौर पे उसके पास ऑप्शन उपलब्ध है।
अगर वो पहले जो सेल आउट है उसमें से करेगा तो फिर वो जो बेची गई, बेचने की छूट जो उसे थी, वो उससे अपना धन नहीं वसूल पाएगा। अर्थात यहां पे सेक्शन 56 में आवश्यक है कि ऋणी दोनों का कर्जदार हो, कॉमन डेब्टर हो, तो फिर वो ले पाएगा। यहां पे दो या अधिक संपत्ति का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है और फिर उसमें से एक संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो फिर क्रेता का दायित्व बनता है कि वो बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति में से जहां तक कि उसका ऋण जहां तक वसूल हो पाए वहीं से वो उसको पूरा वसूल करे, जिससे कि जो बंधकदार है या उसके अधीन जो और दावा करने वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक से अधिक व्यक्तियों को बंधक की गई है, दो से भी ज्यादा है, तो वो सब व्यक्ति अपना जिनका हित उनमें है वो अपना हित भी अर्जित कर पाए, बिना उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े वो अपनी प्रॉपर्टी को ले पाए। अर्थात वसूली उस संपत्ति से करनी है जो उसे बेची नहीं गई है, यदि दोनों के बीच में कोई विपरीत करार नहीं हो तो। सेक्शन 81 जो है वो मार्शलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज के बारे में बताता है। प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। प्रतिभूतियों का क्रमबंधन इट मीन्स कि जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा है। अर्थात if the owner of two or more properties mortgages them to the one person and then mortgages one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is in the absence of a contract to the contrary entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property or properties not mortgaged to him, so far as the same will extend but no so as to prejudice the rights of the prior mortgagee or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties। अर्थात दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, फिर उसी संपत्ति में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास मॉर्गेज बंधक रखता है। तो तत्प्रतिकूल संविधा के अभाव में पार्षिक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक ने की गई संपत्ति या संपत्तियों में से वहां तक वसूले जब जहां तक उससे या उनकी उसकी तुष्टि हो सके, उसका ऋण चुका, वो अपना ऋण वसूल सके। किंतु ऐसे नहीं कि जो प्रायर मॉर्गेजर हैं, पूर्विक बंधकदार हैं, उनके या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पे कोई प्रभाव पड़े या उनके कंसीडरेशन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अर्थात जब दो या अधिक संपत्ति का कोई स्वामी एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है उन्हें और फिर वापस क्या करता है, उन्हीं संपत्तियों में से कोई किसी अन्य व्यक्ति के पास मॉर्गेज रख देता है, तो जिस व्यक्ति के पास दोनों संपत्ति मॉर्गेज की हुई है उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने ऋण की वसूली उस संपत्ति से कराए, क्योंकि उसके पास तो चॉइस है, उसके पास दो संपत्ति मॉर्गेज की हुई है और दूसरे के पास केवल और केवल एक संपत्ति मॉर्गेज की हुई है। तो फिर पहले वाले का यह दायित्व बनता है कि वो अपने ऋण की वसूली वहां तक उस संपत्ति से करे जहां तक वो उसके पास दूसरे के पास मॉर्गेज नहीं की हुई है, जिससे कि दूसरा भी अपने ऋण की वसूली कर पाए। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसके पास दो जमीन है, प्लॉट 1 और प्लॉट 2। अब वो क्या करता है कि प्लॉट ए को किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है और फिर वापस उस मकान को दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है। पहले उसने अपने दोनों मकान किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखे, उसमें से प्लॉट 2 किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख देता है।
अब जो जिसके पास दोनों मकान गिरवी रखे हुए हैं, उसका ये दायित्व है कि वो अपने ऋण को प्लॉट P1 से वसूले, जिससे कि जिसके पास प्लॉट बी गिरवी रखा गया, केवल और केवल प्लॉट बी, वो उससे अपना ऋण वसूल कर पाए। मार्शलिंग रूल लागू होने के लिए, रूल ऑफ मार्शलिंग के लिए आवश्यक है कि एक ऋणी एक ही हो, कॉमन डेटर हो। कॉमन डेटर से तात्पर्य है कि कर्जदार वही है और उसके ऊपर कर्ज कई है, अर्थात उसने कई अन्य व्यक्तियों से ऋण ले रखा है। साथ ही सेपरेट डेब्ट्स हो, अर्थात ऋण अलग अलग है, कर्जदार एक है और ऋण अलग अलग है। क्रम बंधन से तात्पर्य है कि जो सिक्योरिटी उपलब्ध है वो एक के बाद एक कई व्यक्तियों के पास गिरवी रखी गई है, 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों के पास बंधक रखी गई है। पहले व्यक्ति के पास दोनों संपत्तियां सिक्योरिटी के तौर पे हैं, प्रतिभूति के तौर पे उसके पास है, और दूसरे के पास केवल एक संपत्ति। तो क्रम बंधन पहले बंधकदार को उस संपत्ति को बेचकर बंधक ऋण को वसूल करने के बारे में कहता है। उस संपत्ति से वो अपना ऋण वसूले बेच के जो संपत्ति दूसरे ऋणी के पास बंधक नहीं है, इसी को रूल ऑफ मार्शलिंग कहा गया। एक बहुत पुराना और एक एल्ड्रिच बनाम कपूर एक केस है, बहुत पुराना केस है, एल्ड्रिच वर्सेस कपूर 1804 5-302। इस केस में रूल ऑफ मार्शलिंग को अच्छे से समझाया गया। If a creditor has two funds, the interest of the debtor shall not be regarded, but the creditor having two funds shall take which paying him will have another fund for another creditors। कि यदि मान लीजिए महाजन के पास 2 फंड है और दोनों एक ही कर्जदार के हैं, तो कर्जदार के हित पर विचार नहीं किया जाएगा, उनमें से किसी अन्य महाजन के भी हैं। जिस क्रेडिटर के पास 2 फंड है वह उस फंड को लेगा जो कि उसकी अदायगी कर रहा है, और दूसरे फंड को वो दूसरे महाजन के लिए छोड़ देगा। अब बात आती है कि दोनों जगह मैंने सेक्शन 56 में भी मार्शलिंग के बारे में बताया, क्रम बंधन का सिद्धांत बताया, और धारा 81 में भी क्रम बंधन को हम पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटीज, क्रम बंधन दोनों में हमने पढ़ा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में हमने देखा कि 2 या कई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास बंधक की गई और उनमें से कोई एक किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई। ऐसा हमने सेक्शन 56 में देखा कि दोनों में से 2 संपत्ति हैं वो किसी के पास बंधक है और उनमें से कोई एक संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी जाए। तो क्रेता बंधकदार से इस बात का ऐसा कह सकता है, उसके पास ये राइट है कि वो ऐसा उसे कह सकता है कि उसे बेची गई संपत्ति बंधकदार अपने ऋण के भुगतान से बचा ले। और सेक्शन 81 उन मामलों में लागू होती है जिनमें पहले बंधक की गई 2 या अनेक संपत्ति में से कोई एक दूसरे व्यक्ति के पास फिर से बंधक कर दी गई है। 56 में सेल आउट की गई है और सेक्शन 81 में मॉर्गेज की गई है, बंधक की गई है। बाकी दोनों सेक्शन में सभी चीजें कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि सेक्शन 56 में जो संपत्ति पहले मॉर्गेज की गई है उनमें से कोई एक सेल आउट की गई है, और 81 में जो पहले दोनों संपत्ति मॉर्गेज की गई हैं वही वापस में दोबारा एक संपत्ति उनमें से किसी अन्य व्यक्ति को मॉर्गेज कर दी गई है। बाकी 2 mortgages both by same debtor, no contract to the contrary, no prejudice to prior creditors, no prejudice to others, सभी चीजें इनमें सेम है।
कि कोई भी दोनों के बीच में विपरीत संविदा नहीं होनी चाहिए। अगर विपरीत संविदा होगी उन दोनों के बीच में तो फिर यहाँ पे क्रम बंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्रम बंधन के सिद्धांत की रूल ऑफ पार्सलिंग लागू करने के लिए सारे जो ट्रांसफर्स होंगे या सेल आउट जो होगा सेक्शन 56 में, सभी अंतरंग जो होंगे वो कंसिडरेशन सहित होंगे और सभी संपत्ति, दो या दो से अधिक संपत्ति जो है वो प्रतिभूति जो है उनमें से दूसरी प्रतिभूति जो है वो दायित्व मुक्त होनी होगी। दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट टू द कंट्रेरी, कि कोई भी नो प्रेजुडिस टू प्रायर क्रेडिटर्स, अर्थात क्रेडिटर्स के बीच में कोई संविदा पहले से नहीं होगी। पूर्व महाजन के साथ इससे कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने पहले उस संपत्ति को बंधक रख के बतौर सिक्योरिटी पैसा दिया है उसे भी वसूल करने का राइट है। और इसी तरह नो प्रेजुडिस टू अदर्स, कि अन्य व्यक्ति जो है उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो संपत्ति सेल आउट की गई है या दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को मॉर्गेज की गई है तो वो पहले को ये कह सकता है, क्योंकि उसके पास चॉइस है, उसके पास दोनों ही संपत्तियां मॉर्गेज हैं, तो वो अपना ऋण ऐसी संपत्ति से वसूले जो दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि वहां पे दूसरे जो मॉर्गेजर है उसके पास लिमिटेड राइट्स है, वो एक ही संपत्ति से अपने ऋण की वसूली कर सकता है, जबकि पहले वाले के पास दो संपत्तियों से ये है ऋण वसूल करने का, उसकी बतौर जमानत उसके पास दो संपत्ति है, अर्थात अन्य जो महाजन है वो भी अपने ऋण की वसूली कर सके। इसके लिए सेक्शन 56 और 81 व्यवस्था करता है।